डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। ये आशीष जी ने कमेंट किया था, इन्होंने ये लिखा था कि भाई जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है वॉल्यूम 1 उसके चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक कंसेप्ट दिया हुआ है IRGD, इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ डिफरेंशियल। तो ये नेगेटिव होगा तब अच्छा होगा या पॉजिटिव होगा? देखो आशीष जी ने कमेंट किया है, आई थिंक ये सभी स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि ये IRGD होता क्या है और बाद में हम देखेंगे कि ये नेगेटिव होगा तब बेटर होगा या पॉजिटिव होगा तब बेटर होगा। ठीक है, देखिए सरकार होती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट होती है, वहाँ जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचक होते हैं, वो ये बोलते हैं कि सरकार के लिए डेब्ट जो है एक बर्डन होता है, कर्जा एक बर्डन होता है। रीज़न क्या है? अगर सरकार के पास कर्जा या डेब्ट अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिस्कल डेफिसिट के रूप में दिखाई देता है, यानी कि वित्त कोषीय घाटा वो बनने लग जाता है कि हमारे पास जो इनकम है वो कम है और हमारे जो एक्सपेंडिचर है, हमारा कर्जा है वो ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब जब कोई सरकार डेब्ट लेती है, बहुत ज़्यादा अगर कर्जा ले लेती है, तो क्या होता है कि उस सरकार को आने वाले 30 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर वो कर्जा जो है वो वापस तो उन्हें रीपे करना होगा, बट 30, 40, 50 साल में क्या होता है, जनरेशन चेंज हो जाती है। ऐसे में क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको वो डेब्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी सरकारों को बोलते हैं कि हमारा जो डेब्ट है, कर्जा जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल क्या होता है, जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। देखिए IRGD क्या होता है, इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, अब IRGD नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो इंटरेस्ट रेट 4 है, ग्रोथ रेट 10 है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 हो गया 6। अब मैं मान लो कि इंटरेस्ट रेट कर देता हूँ 20 और ग्रोथ रेट कर देता हूँ 10, तो कितना बचा मेरे पास, प्लस में बचा मेरे पास 10। तो IRGD यानी कि इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब ये देखते हैं ये कंसेप्ट है क्या चीज़। मान लो कि साधु यादव है, साधु यादव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी को 100 रुपये देता है और साधु यादव बोलता है कि मैं आपको 5% इंटरेस्ट लूँगा, आपसे 5% ब्याज लूँगा। इट मीन्स भारत सरकार ने साधु यादव से 100 रुपये लिए हैं 5% की इंटरेस्ट रेट ब्याज के दरों पे। तो मोदी जी को बाद में कितने रुपए देने होंगे, 100 + 5 यानी कि 105 रुपये देने होंगे 5%। अब भारत सरकार क्या करती है, इस 100 रुपये को वो इंडियन रेलवे के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। इंडियन रेलवे अच्छा काम करती है, इनमें 10% इनको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, अब हमें कितने रुपए मिले हैं, 110 हमारे पास हो गए। तो भारत सरकार की पॉकेट में कितने रुपए हो गए, भारत सरकार ने क्या किया, 105 रुपये भारत सरकार के ऊपर लाइबिलिटी है। मोदी जी को 105 रुपया देना है साधु यादव को, लेकिन मोदी जी के पास अब 110 रुपया हो गया। ओवरऑल कितनी कमाई हो गई है, 5 रुपये की हमारे पास जो है वो इनकम हो चुकी है। तो जो क्रिटिक्स हैं ये बोलते हैं कि सरकार के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, सरकार को ज़्यादा डेब्ट नहीं लेना चाहिए। वो एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि जब हम कर्जा ले रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा अगर ग्रोथ रेट देखने को मिलती है तो हमें डेब्ट लेने से, कर्जा लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अब आशीष ने जो सवाल पूछा था कि IRGD को पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, IRGD का हम फॉर्मूला फिर से देखते हैं। क्या होता है, इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, मान लो कि मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको कर्जा मिल रहा है 4% पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद में ग्रोथ रेट हम शो कर रहे हैं 10%, कितनी हो गई, -6। अब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है, इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ रही है 10%, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट है सिर्फ और सिर्फ 5%। ये एग्जाम्पल है, ऐसे में क्या होगा, 10 - 5 = प्लस। तो हमेशा क्या होगा, IRGD अगर नेगेटिव रहेगी वो सरकार के लिए बेनिफिशियल है। अब एक चीज़ हम ये देखते हैं कि ये जो IRGD है वो इंडिया के अंदर भी नेगेटिव है और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे भी नेगेटिव। फॉर एन एग्जांपल IRGD अमेरिका के अंदर नेगेटिव है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो है। मान लीजिए कि अमेरिका के गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1% लोन पे और अमेरिका की ग्रोथ है 4%, तो 1 - 4 कितना हो गया, -3।
इंडिया में भी नेगेटिव ग्रोथ है, बट हमारे यहाँ रीजन क्या है, हमारी ग्रोथ रेट हाई है। अब मान लीजिए कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको लोन मिल रहा है 6% पे, लेकिन इंडिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है डेवलपमेंट की या जिसमें भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है 10% है, तो 6 - 10 कितना हो गया, -4 हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट है। आई होप आशीष को ये समझ आया होगा, और इन सब स्लाइड को बनाने में, ये थोड़ा पिक्चर वगैरह बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। तो फिर भी आशीष, अगर आपको कोई आगे कोई फर्दर डाउट रहता है इससे रिलेटेड, आप जरूर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में देखते हैं। देखिए पहला इसमें स्टेटमेंट अपने को जो दिया है वो बोला है कि इसको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस इन्होंने बनाया है, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया की जो एसोसिएशन थी, जो कंजर्वेटिव एसोसिएशन थी, उससे बड़े परेशान थे। फिर आगे दिया है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने क्या किया, सिविल सर्विस एजिटेशन में हिस्सा लिया। तीसरा बोला है कि ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी से मर्ज होकर बनती है। देखो तीसरा गलत है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी के मर्जर के बाद में क्या बनता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको बनाया था। और इन्होंने जो है वो सिविल सर्विस एजिटेशन के खिलाफ भी, सिविल सर्विसेज के जो अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट भी किया था। रीज़न ये था कि पहले जो मिनिमम एज थी वो 21 थी, ठीक है। अब इसको जो कर दिया, सॉरी, जो मैक्सिमम एज थी वो पहले थी 21 और बाद में उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। तो इंडिया में क्योंकि उतना एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं था, तो 18 साल की उम्र में बच्चे कैसे एग्जाम दे पाते सिविल सर्विस का। बाकी इंग्लैंड में, बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में तो एजुकेशन का लेवल अच्छा था, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं 18 साल की उम्र में ही जो है वो प्रिपेयर कर लेते थे सिविल सर्विसेज के लिए। यहाँ हिंदी में आप देख पाओगे। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में एक चीज़ है कि ये भारत में सेकंड जो है वो ICS अधिकारी थे। पहले तो SN टैगोर थे और उसके बाद में 2 नंबर पे ये सुरेंद्र नाथ जो बैनर्जी है। और यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं आनंद मोहन बोस की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 ऑर्गेनाइजेशन दिए, इनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा बना। बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन सोसाइटी। देखो ये जो पहले वाला बॉम्बे एसोसिएशन है, आप कंफ्यूज मत होना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में तो अपने को पता है कि इसको जो बनाया गया था वो MG रनाडे, जस्टिस MG रनाडे ने 1876 में बनाया था। और इंडियन जो सोसाइटी है वो 1872 में आनंद मोहन बोस जी ने बनाई थी। और बॉम्बे एसोसिएशन 1852। तो क्या हो गया, सबसे पहले आएगा बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद अपना क्या आएगा, इंडियन सोसाइटी, और फिर ये, तो ये 1, 3 और 2 हो गया। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, RT लैम्प टेक्नोलॉजी के बारे में ये दिया हुआ है कि क्या है। देखो ये RT-PCR जो है वो पॉलीमराज चेन रिएक्शन, ये तो आपको पता ही है कि कोरोना की जांच करने के लिए अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो RT लैम्प जो टेक्नोलॉजी है वो टाटा वालों ने बनाई थी, जो टाटा कंपनी के जो मेडिकल सर्विसेज में है। तो RT टेक्नोलॉजी है वो भी ये सेम ही है कि भाई ये कोविड के डिटेक्शन में, हालांकि RT लैम्प क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सब अपने को कोई जानकारी रखने की उतनी खास आवश्यकता अपने को नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप देख पाओ तो यहाँ हिंदी में थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है, खैर इसमें इतना कुछ है नहीं समझने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रेरा के बारे में, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। देखिए बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पे क्या होता है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं क्योंकि इतनी ज़मीन अवेलेबल है नहीं कि अपना घर, अपना हाउस बना सकते हैं। तो वो कोई फ्लैट वगैरह में रहते हैं, या इस तरीके की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें वो फ्लैट वगैरह जो है वो परचेज करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका बिल्डर जो है बहुत ज़्यादा डिले कर देता है। मान लीजिए कि बोलेगा कि मैं 2 साल में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा ऑनरशिप पोजीशन, बट वो 5 साल 10 साल लगा लेता है। ऐसे में ही ये रेरा जो है वो बना। तो रेरा के बारे में पहला अपने को स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक से ज़्यादा इसमें दिया है कि पहला दिया है कि ओनली 1 सच रेगुलेटरी बॉडी इन द स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर एक ही रेरा हो सकता है। दूसरा बोला है कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर 50% से ज़्यादा जो है वो साइनिंग अमाउंट नहीं ले सकता है, ठीक है। देखिए मगर आप मान लीजिए कि मान लो कि आप क्या होता है कि आप 1 करोड़ रुपए का फ्लैट परचेज करने गए हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोलेगा कि वो आपको बोल सकता है कि आप ऐसा काम करिए कि आप यहाँ अभी बुकिंग कर देंगे तो आपको जो है वो 20,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, इस तरीके से। तो 1 करोड़ का 10% कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो आप अगर इस तरीके की कोई प्री बुकिंग वगैरह करवाते हो तो आप 10 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, इन द सेंस मतलब कि 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। हाँ
बट एग्रीमेंट हो जाता है वहाँ पे, डीलर या जो भी प्रमोटर होगा वो लिख के देता है कि हाँ भाई मैं आपको इस पर्टिकुलर डेट को फ्लैट वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में कुछ भी ले सकता है। बट आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि बहुत सारा वो आता है, ऐड आता है दिवाली पे, होली पे, कि हमारे यहाँ फ्लैट बुक करवा लीजिए, एक टीवी फ्री में ले लीजिए, एक एसी फ्री में ले लीजिए, और वो फिर पैसे मांगते हैं कितना पहले साइनिंग अमाउंट दे दो। तो 50% नहीं होता है, 10% ही हम लोग जो है वो मैक्सिमम दे सकते हैं, या प्रमोटर है वो 10% ही ले सकता है। और बाकी जो पहला स्टेटमेंट है वो भी गलत है। रीज़न ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट के अंदर एक ही हो। देखो एक स्टेट के अंदर 2 रेरा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और 2 से ज़्यादा स्टेट, मान लीजिए कि हरियाणा और पंजाब को लगा कि हमें एक ही रेरा बनाना है, तो वो हरियाणा और पंजाब एक रेरा ही बना सकते हैं, जॉइंटली सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइमरी बनाए गए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए, डेवलपिंग करने के लिए। स्पेशली देखो अगर डीएफआई के बारे में देखेंगे तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलपमेंट के जो काम में जो पैसा लगेगा उसको ये जो है फंड वगैरह करेंगे। मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन है या कोई सोलर पावर प्लांट है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनमें ये फंडिंग करेंगे। तो पहला बिल्कुल सही है। और सेकंड दिया है कि आरबीआई ने रिसेंटली भारत का जो है पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर लिया। ये तो एकदम बकवास स्टेटमेंट है, किसी को भी पता होगा, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता होगा रेगुलरली, ही और शी नोज अबाउट वेरी वेल अबाउट इट। ठीक है, तो ये पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है। अभी निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट पेश किया था तो उस समय भी इसमें बात हुई थी, और फिर एक बिल भी लेके आए थे। तो भारत का पहला नहीं है। और पहला तो बिल्कुल देखिए सही है स्टेटमेंट की, ये इनका काम जो होता है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना होता है। दूसरा गलत है, 1948 के अंदर हम इस तरीके का अटेम्प्ट कर चुके हैं ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। तो अभी जो बनेगा हमारे देश में बात हो चुकी है, वो बनेगा नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ करके NABFD नाम से है वो, या आप हिंदी में देख पाओगे। और अपना जो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन था वो था कि भाई हमें जो राइट नॉट टू वोट या राइट टू रिजेक्ट ए कैंडिडेट, मान लीजिए कि इलेक्शन के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट अगर खड़े हो रहे हैं और उनमें अगर हमें ये देखना है कि भाई हमें किसी को वोट नहीं देना है, हमें नोटा देना है, तो 2013 के अंदर जो जजमेंट आया था पी सदाशिवम जी के जो बेंच ने बोला था कि आर्टिकल 19 जो है उसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उसमें बात की गई है। तो अगर हम वोट नहीं देना चाहें, हम नोटा पे वोट देना चाहें, तो वो भी क्या होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही आएगा। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर वो आता है। आज आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसके फाउंडर या ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे। ठीक है, आपका कैसा आज परफॉर्मेंस रहा आप जरूर बताइएगा। ओनली आज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्यूचर